स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन के बारे में बताया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन याद करना है या फिर उनको किस तरह से लिखना है। पहले अच्छे से लिखने का तरीका समझ में आ जाए, फिर याद करने में इतनी जो परेशानियां बीच बीच में आती है वो नहीं आती है। या फिर जैसे पिछले भी बार बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं कि जब हमें किसी चीज का आंसर देना होता है तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से दिमाग क्लियर कर ले कि वो एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है। जब तक हमको ये समझ में नहीं आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है तो आंसर क्या होता है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि उसने हमसे पूछा क्या है। अगर एक साथ वो 10 चीजें पूछ रहा है तो हमें 10 के जवाब देना है। अब उनको जवाब 10 पूछ तो रहा है, लेकिन उन 10 के जवाब देने के अंतर्गत अगर हम उसी एक का आंसर देते रहेंगे तो बाकी के छूट रहे हैं। तो मतलब ऐसे करें कि ना आगे का छूटे ना पीछे का छूटे। तो हम क्या करेंगे, हम 10 पन्ने में ना देके हम 4 पन्ने में देंगे, लेकिन उतना ही लिखेंगे जितना सॉलिड था, ना कि वो डिटेल भरेंगे जिसकी उसको सामने वाले को आवश्यकता नहीं है, या फिर अपना फालतू में लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है उदाहरण के लिए कि देश और तिलक आमोद की तुलना, मान लीजिए आपके सिलेबस के अंदर राग देश भी आ रही है और तिलक आमोद भी आ रही है, या फिर खाली तिलक आ रही है और देश हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, तो मतलब वो दोनों सेम हो गई। जो पढ़ चुके हैं वो भी ऐड हो रहा है और जो पढ़ रहे हैं वो भी ऐड हो रहा है। तो होता क्या है, जिसने पढ़ा होता है तो वो क्या सोचता है, इसको क्वेश्चन को हम कर लेंगे, और जो नहीं पढ़ चुका होता वो क्या सोचता है, देश तो मेरे सिलेबस में, तिलक तो थी नहीं, या तिलक तो हमारे सिलेबस में, देश राग तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था, पिछला उसको याद नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, वो क्वेश्चन छोड़ दिया। जिसने पढ़ा था उसने क्या किया, वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। क्यों? क्योंकि उसने केवल क्या पूछे थे, समानता, मतलब उसमें हर राग में या हर चीज में कोई ना कोई अगर विभिन्नता है तो समानता भी होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें हर एक में उपस्थित होती ही है। अगर किसी में बुराई है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी उसी तरह से होती है। जैसे क्वेश्चनों में होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा और उसने कहा कि इसकी विशेषताएं बताइए, या फिर इसकी विभिन्नता बताइए, या फिर इसके तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो आपको ये दिमाग में क्लियर करते हैं कि हम पूछ क्या रहे हैं और आपको आंसर क्या देना है। तो अच्छा क्या रहेगा, एक माइंड मेकअप कर लें कि हमको क्या करके किस तरह से ऐसा करें जो सारे सवालों के जवाब एकदम एग्जैक्ट सामने वाले को मिल सके। अब हमको जैसा कि अभी बताया कि अब हमारी राय क्या है, सेकंड ईयर के हिसाब से कि हमारी देश भी है और तिलक भी है या नहीं भी है। हमको जो पिछला याद था वो भी हमने ऐड किया, और जो आप पूछ रहे हैं वो भी। ज्यादातर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रागों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ रागें थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। डिफरेंस ये होती है कि उनका डिटेल बढ़ जाता है। बाकी जो पहले था, मान लीजिए जो भैरवी का परिचय आज से 10 साल पहले था वो आज भी है। अंतर क्या आया कि जब हम 10th में थे तो हमारा जो क्वेश्चन लिखने का तरीका था वो कितने नंबर का था, 4 लाइनों का, 6 लाइनों का, 8 लाइनों का। अब क्या है, स्कूल से हम कॉलेज में आ गए तो उसका तरीका क्या बदल गया, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका बदल गया, किताब हमारे लिए डबल हो गई, तो आंसर उसका क्या हो गया, डबल हो गया। अब अगर हम आंसर 2 या 4 लाइन में देंगे तो नंबर में हमको 2 या 4 ही मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, डिटेल डिस्क्राइब कितना करना है, एकदम डीपली, मतलब हम उसके अंदर का बताते जाएंगे। जितना अंदर जाएंगे शायद वो चीज उतनी क्लियर होती चली जाएगी। चाहे वो म्यूजिक सब्जेक्ट हो या किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसके बारे में अच्छे से अच्छा मैटर देंगे, सामने वालों को समझ में आ जाता है कि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो आज एक क्वेश्चन है, आज हम उसके बारे में डिस्कस आप लोगों से करेंगे कि देश और तिलक आमोद की तुलना है। देश भी एक हमारा राग है और तिलक आमोद भी एक हमारा राग है, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, जो दोनों की जो मतलब एक तुलना कंपेयर है, वो किस तरह से हमारे दिमाग का बिल्कुल अच्छे से सेट होता है। सेट कब होता है, जब दोनों सेम आते हैं। कि जैसे तिलक आमोद या देश दोनों भैरवी थाट से उत्पन्न हुआ, पूर्वी थाट से उत्पन्न हुआ, मतलब कल्याण थाट से उत्पन्न, जो दोनों सेम सेम आ रहे हैं वो तो बहुत जल्दी याद होते चले जाते हैं। पर जरा सा भी डिफरेंस आता है, मतलब अगर विभिन्नता आ जाती है और दोनों की विभिन्नता अलग अलग हो जाती है कि इस राग में ये विभिन्नता, दूसरे राग में ये विभिन्नता है, तो अब क्या हो गया, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने को डिस्टर्ब ना करके अच्छे से पढ़ के समझ के फिर उसका आंसर देना है। तो आज क्या लिखेंगे, देश और तिलक आमोद की तुलना। राग देश
इसकी तुलना किस तरह से होगी वो आज पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले इनका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दोनों राग खमास ठाट जन्य राग माने जाते हैं। दोनों राग खमाज ठाट जन्य माने जाते हैं। अब जब ये सेम बात बताई कि दोनों राग, मतलब अब हमको कहीं पे भी भूलने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि दोनों राग खमास ठाट जन्य माने जाते हैं, या फिर दोनों रागों का जो एक खमास ठाट मतलब किससे ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों राग खमास ठाट से ही उत्पन्न हुए। ऐसे भी लिख सकते हैं, तरीका बदल दे, लेकिन आंसर का जो अर्थ आ रहा है वो एग्जैक्ट आना चाहिए। हम शब्दों का जो चयन है वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अर्थ जो है वो सेम ही होना चाहिए। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा कि दोनों का आरोह अवरोह जाति का है। दोनों का आरोह तीसरा जो दूसरा बताया वो क्या कह रहा है, आरोह। ये जाति का प्रकार है आरोह आरोह, आरोह संपूर्ण या फिर खाली आरोह। ये क्या कह रहे हैं, दोनों का आरोह, मतलब जब किसी राग के बाद इसके दोहे के बाद जब परिचय देते हैं, परिचय के बाद जिसकी शुरुआत करते हैं जिसे बोलते हैं आरोह अवरोह पकड़। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आरोह क्या होता है और अवरोह चढ़ते हुए क्रम को क्या बताया था, आरोह, और घटते हुए क्रम को अवरोह बताया था। तो ये क्या कह रहे हैं, आरोह अवरोह जाति का है, मतलब दोनों रागों में क्या हो गया, सेम चीज आ गई कि ये अवरोह जाति का राग है। अब ये कह रहे हैं तीसरा पॉइंट, दोनों के आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। दोनों के आरोह में दोनों के आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल नी, कोमल का चिन्ह बता दो, ये जो नीचे से लाइन आपको दिखाई जाती है वो क्या है, कोमल नी का चिन्ह है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि कोमल नी का चिन्ह कौन सा है, या मंत्र सप्तक का चिन्ह कौन सा है, या तार सप्तक का, जितने भी अपने चिन्ह है, या अर्धचंद्रकार जैसे कि उस दिन बताया था वो कौन सा चिन्ह है या किसका चिन्ह है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, या शुद्ध स्वर जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में हमेशा होने चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन कहीं से आ रहा है तो हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये चीज हमें मालूम है, हम उसका आंसर तुरंत दे दें। क्या कह रहे हैं, कोमल नी का प्रयोग होता है। हर चीज को याद करके लिखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम हर तरह से याद नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस आपका ज्यादा है और आपके पास क्या है, हर चीज को याद करने के लिए थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो इससे सारे ऑब्जेक्टिव हर लाइन से कोई ना कोई मिलता चला जाएगा, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन से हम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, पर हमें शॉर्ट से लॉन्ग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए क्या करते हैं, हम पूरा लॉन्ग याद करते हैं, चाहे क्वेश्चन सामने वाला शॉर्ट करे हम तो भी कर लेंगे, लॉन्ग कर रहा है तो भी कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यस या नो में आंसर पूछ रहा है
तो भी दे देंगे, ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो भी दे देंगे। तो मतलब ये एक तरीका हो गया याद करने का कि हम किस तरह से उसके आंसर को क्लियर कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा, आगे जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, धा और मां की संगति दोनों रागों में होती है। धा और मां, धा और मां की संगति क्या होगी, दोनों रागों में मानी गई। अब ये कह रहे दोनों चंचल प्रकृति के राग है, अतः दोनों में विलंबित ख्याल कम गाए जाते हैं। पहली बात हमने क्या बताई कि किसके हैं, चंचल प्रकृति। चंचल प्रकृति का राग है। और छठा, दोनों में विलंबित ख्याल कम गाए जाते हैं, इसको इसी में ऐड कर रहे हैं। विलंबित 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 ख्याल कम गाए जाते हैं। फिर कहा दोनों राग ठुमरी के लिए अधिक उपयुक्त है। जो उन्होंने क्या कहा, दोनों राग जो अभी बताया क्या कि चंचल प्रकृति का, ये इन्होंने चंचल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि प्रकृति सेम नहीं होती तो ये कह रहे चंचल प्रकृति, मतलब इन्होंने प्रकृति को पहले ही क्लियर कर दिया कि ये संप्रकृति का राग है, ये चंचल प्रकृति का राग है, ये किस तरह का राग है। तो इन्होंने कहा चंचल प्रकृति का राग है एवं दोनों में विलंबित ख्याल कम गाए जाते हैं। जैसे कि बता चुके हैं, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। विलंबित मतलब बड़ा ख्याल और द्रुत मतलब छोटा ख्याल। तो ये कह रहे हैं इस राग में राग देश में भी और तिलक कामोद में भी, मतलब दोनों ही रागों में विलंबित ख्याल मतलब बड़े ख्याल कम गाए जाते हैं। इनमें इसलिए कम गाए जाते हैं क्योंकि जो सुंदरता छोटे ख्यालों में आ रही है वो शायद बड़े ख्याल में नहीं आ रही है, या फिर स्वरों की वजह से कि किस जिसमें ज्यादा स्वरों का उपयोग होता है या उनमें कोमल स्वरों का उपयोग होता है या शुद्ध स्वरों, ये स्वरों पे डिपेंड करता है कि वो स्वर किस तरह से हम यूज कर रहे हैं जिससे उनकी सुंदरता का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा हो। तो आज इन्होंने क्या कहा, इसके बाद का पॉइंट क्या है, दोनों राग ठुमरी के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब चाहे हम राग देश ले लें या फिर तिलक कामोद ले लें, दोनों ही रागों में ये ठुमरी जो भी पिछले वीडियो में बताई थी ठुमरी की परिभाषा क्या थी वो यहाँ पे वो ऐड कर रहे हैं। ठुमरी गाई जाती है और जब बजाते हैं तो उसमें इसका उपयोग किस तरह से होता है ये वो बता रहे हैं। तो दोनों राग ठुमरी के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब जो 7 पॉइंट आ रहा है कौन सा है कि अवरोह में ऋषभ दोनों में वक्र है। अवरोह में
वक्र है। फिर अवरोह में ऋषभ दोनों में वक्र है, मतलब जो अवरोह है, आरोह के बाद जो अवरोह आ रहा है ऋषभ मतलब रे, पिछले बार में बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं। क्या सा क्या है, सडज, रे, ऋषभ, गा, गंधार, मा, मध्यम, पा, पंचम, धा, धैवत, नी, निचार। तो ये क्या क्या है, ऋषभ दोनों में वक्र है, मतलब जो रे है वो दोनों में वक्र माना जाता है। अब ये कह रहे हैं इसके आगे कि पंचम दोनों में महत्वपूर्ण स्वर है। पंचम महत्वपूर्ण स्वर है। फिर इसके बाद इनका दोनों का गान समय रात्रि का द्वितीय पहर। दोनों में गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, दोनों के चलन वक्र है, जैसा कि भी बताया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। जो 2 पॉइंट बच रुका, दोनों का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर माना गया, दोनों की चलन वो क्या है, वक्र है। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे कि तिलक की भी बात इसमें आ गई, राग तिलक की, तिलक मानोद ये आपका पूरा नाम है, क्योंकि तिलक राग भी है और तिलंग राग भी है। पहले वीडियो में बताया था कि कुछ कुछ रागे जिनके शब्द केवल एक बिंदी से भी अलग माने जाते हैं, जैसे तिलक लिखा, अब इसके ऊपर आगे बिंदी रख देना की तो तिलंग हो जाएगा। तिलंग राग बिल्कुल दूसरी है और तिलक बिल्कुल दूसरी है। तिलक अलग है, तिलक कामोद अलग है, तिलंग अलग है। देश है, देश राग है, भैरवी है, पीलू है, मारवा है, जितनी भी रागे हैं तो पहले नाम को अच्छे से पढ़ लेना। भैरव है, भैरवी है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे बार-बार कि रागों में अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो उत्तर ऑटोमेटिकली गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर का क्लियर नहीं पढ़ पाते कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा था। तो अच्छा क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लें, फिर हम आंसर देने की शुरुआत करें। अब ये जिस तरह से हमारा क्वेश्चन था, ठीक उसी तरह से हमने इसको नंबर वाइज इसका आंसर दिया। हाँ, ये बात अलग है कि 8 नंबर को आपने तीसरे में कर दिया, तीसरे को दूसरे में कर दिया, दूसरे को 5 में, उससे फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ रहा है कि हमारे 10 पॉइंट जो आ रहे थे वो पूरे 10 के 10 थे और 10 सही थे। पॉइंट का मतलब ये हो रहा, 10 के हमने 15 कर दिए, 15 के 20 कर दिए, वो सारे गलत है। कोई मतलब नहीं है आंसर लिखने का। तो क्या तरीका बताया कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें और अच्छे से ही इसको समझने की पूरी कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी आगे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।